हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल स्टडी ड्यू में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री साहब के बारे में सारी चीजें डिटेल से जानने वाले हैं। तो एक्चुअली में देखिए तो काफी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है और इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन करके आए हुए हैं। तो देखिए, इसे मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। अगर ये चार्ट आपके माइंड में बैठ जाता है तो इससे जुड़ी हुए लगभग आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वहीं से जो है कि आप मेंस में भी बड़े ही आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको मेंस में का मतलब आपका है कि देखिए इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो कितने सब्जेक्ट आप रटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चार्ट मेथड होता है ये आपके माइंड में अगर एक बार सेट हो जाता है तो आप बड़े ही आसानी से जो है कि इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं और ये चार्ट आपके जो है कि माइंड में एक लंबे समय तक के लिए बना रहता है। इससे आप जल्दी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे जितने भी वीडियो हैं सब एक चार्ट की जो है कि मेथड के रूप में मैंने लेकर के आया हुआ हूँ। तो चलिए बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करते हैं। तो हमारा जो संविधान होता है इसमें एक्चुअली में आपका जो है कि प्रधान कौन होता है, इसके वास्तविक प्रधान आपके प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। ठीक है, आप इसे दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो राष्ट्रपति साहब जो है कि किसकी सलाह पे कार्य करते हैं, तो मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करते हैं। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, उसका प्रमुख कौन होता है, तो उसका हेड हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि एक्चुअल में हेड की बात आती है तो एक्चुअल में हेड आपके प्रधानमंत्री साहब हो जाते हैं। और देखिए, इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे कि एक्चुअली में आपका मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी होती क्या है। तो चलिए धीरे धीरे सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग डीप से डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट है सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री साहब की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपके 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति साहब जो होंगे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो कई बार इससे भी क्वेश्चन बन करके आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि जो आपकी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कहीं ना कहीं आपके ये प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं तो प्रधानमंत्री साहब जो होते हैं ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में जो है कि आपकी जो लोकसभा है तो इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है कि आपको डिटेल से डिस्कस किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर के आप लोकसभा के बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। एक्चुअली में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और सपोज करिए आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपको जो है कि इसके लिए कितने समय तक पद पे बने रहेंगे, इनको शपथ कौन दिलाएगा, वेतन, मतलब तमाम चीजें जो है कि इससे जुड़ी है आपको इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ हूँ। इसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री साहब की, तो सपोज करिए कि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तब आपके पास जो है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर इनकी योग्यता की बात करते हैं तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अर्थात आप भारत के नागरिक हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए आप अप्लीकेबल माने जाते हैं। वही बात करते हैं कि आपकी मिनिमम या फिर न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अगर आप 25 साल के हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल माने जाते हैं। और वही बात करते हैं कि 21 जो है कि सदन का सदस्य होता है, तो संसद का आपको सदस्य होना चाहिए। और आपको पता है कि जो हमारी संसद होती है ये किससे मिलकर के बनी होती है, तो संसद में आपके दो हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति साहब से ये मिलकर के बनी होती है। तो देखिए, अगर संसद की बात करते हैं तो संसद में अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तब भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तब भी आप जो है कि भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है कि आप जो है कि राज्यसभा के मेंबर हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक हाउस का आपको मेंबर बनना जरूरी होता है। देखिए, इसी को मैंने जो है कि चार्ट में आपको आसान भाषा में समझाया हूँ कि आपको जो है कि संसद का सदस्य होना चाहिए, और हमारी संसद में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों में से किसी भी अगर एक हाउस के आप जो है कि अगर मेंबर हैं तो आप जो है कि प्रधानमंत्री के पद पे बन सकते हैं।
और लेकिन अगर आप लोकसभा के जो है के माध्यम से होकर के जाते हैं तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा संवैधानिक और ज्यादा डेमोक्रेटिक आपका माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप राज्यसभा के माध्यम से जा रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हमारे बहुत से प्रधानमंत्री आपके ऐसे हैं जो राज्यसभा के द्वारा भी गए हुए हैं, जैसे आपकी इंदिरा गांधी हो जाती हैं, आपके एच डी देवगौड़ा साहब हो जाते हैं, आपके मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं राज्यसभा हाउस के आपके मेंबर थे और ये भी आपके जो है कि भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता अपने संविधान में नहीं की गई है। दोनों में से किसी भी एक हाउस का आपको मेंबर बनना जरूरी होता है। तो चलिए ये पॉइंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ टेक्निकल पॉइंट को देखिए। तो देखिए अगर बात करते हैं इनकी एज की बात करते हैं, तो अगर आप जो है कि लोकसभा के माध्यम से जा रहे हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। वही बात करते हैं कि राज्यसभा के माध्यम से जा रहे हैं तो राज्यसभा में जो है कि सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होती है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए मिनिमम आपका 30 वर्ष है। और इन दोनों को लेकर चलेंगे तो इन दोनों में मिनिमम आयु क्या हो जाएगी? तो 25 पहले आ रहा है, तो इसीलिए आपका कहा गया है कि न्यूनतम आयु जो है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट है तो इसको भी आपके माइंड में होना चाहिए। और देखिए दूसरा टेक्निकल पॉइंट आपका इसमें ये है कि सपोज करिए कि आप लोकसभा हाउस या राज्यसभा हाउस में किसी एक के मेंबर होने चाहिए। और चलिए मान लीजिए कि ना तो आप लोकसभा हाउस के मेंबर हैं ना ही आप राज्यसभा हाउस के मेंबर हैं, तो क्या आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं बन सकते हैं क्योंकि एक का कम से कम होना जरूरी होता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में ना तो आप लोकसभा हाउस के मेंबर हैं ना ही आप राज्यसभा हाउस के मेंबर हैं, फिर भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको इन दोनों में से किसी न किसी एक सदन का मेंबर बनना जरूरी होता है। अगर 6 महीने के अंदर आप इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के हाउस के मेंबर बन जाते हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बने रहेंगे, अदरवाइज जो है कि आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे आते हैं। तो देखिए इसके बाद अगला आपका है कि प्रधानमंत्री साहब का अपॉइंटमेंट या नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनका अपॉइंटमेंट का कार्य जो है कि राष्ट्रपति साहब करते हैं। और किसे जो है कि अपॉइंटमेंट करते हैं? तो जिसे लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है या लोकसभा में जिसे बहुमत जो है कि के द्वारा जो है कि नेता चुना जाता है, उसी को जो है कि राष्ट्रपति साहब जो है कि प्रधानमंत्री के पद पे अपॉइंटमेंट करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन करके आए हुए हैं। तो देखिए इसके बाद अगला आपका टर्म है इनकी जो है कि पदावधि के बारे में है। अर्थात जो है कि सपोज करिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तब आप कितने वर्ष तक अपनी जो है कि पद पे बैठे रहेंगे? तो देखिए 5 वर्ष तक जो है कि आप अपने पद पे बने रहेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, और सब कुछ ठीक ठाक से मतलब है कि सपोज करिए कि आपको लोकसभा में जो है कि विश्वास प्राप्त है, तब तक जो है कि 5 वर्ष तक बने रहेंगे। और जो है कि लोकसभा में जब आपका जो है कि विश्वास नहीं प्राप्त होगा तब राष्ट्रपति साहब आपको 5 साल से पहले भी पद से हटा सकते हैं। तो आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि आप अपने पद को धारण करेंगे। और देखिए इसके पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपका विश्वास और अविश्वास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वो अगर आपको देखना है तो वो वीडियो जो है कि आप जो है कि बैठ में जाकर के देख सकते हैं। तो हल्का सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, जो आपका विश्वास प्रस्ताव होता है तो उसके अंतर्गत जितने भी आपकी जो है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उनके एमपी उनके सपोर्ट में रहते हैं, तब कहीं ना कहीं जो है कि उन्हें जो है कि लोकसभा में जो है कि विश्वास मत प्राप्त होता है और वो जो है कि अपने सत्ता या अपने पद पे बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनके मंत्री से दूर चले जाते हैं या इनसे समर्थन वापस खींच लेते हैं, इनको विश्वास तो भाई इनके पास रह नहीं पाएगा, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो ये कारण होता है कि अपने पद पे 5 वर्ष से पहले भी आपका हट जाते हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। और ज्यादा डिटेल्स जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप इसे देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री साहब को शपथ या ओथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो इन्हें शपथ जो है राष्ट्रपति साहब के द्वारा दिलाया जाता है।
वही बात करते हैं कि प्रधानमंत्री साहब को अगर अपना रिजाइन या त्याग पत्र देना होगा तो किसे सौंपेंगे, तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट से आपकी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन के सीधे पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपका इनके वर्ग से जुड़ा हुआ है कि एक्चुअली में जो है कि प्रधानमंत्री साहब काम क्या करते हैं, इनके पास पावर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इनके कार्य की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो भी आपके प्रेसिडेंट या आपके जो है कि वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद साहब हैं, और सपोज करिए कि उनको कोई भी जो है कि एडवाइस की जरूरत होती है तो मंत्री परिषद की हेल्प लेते हैं, और मंत्री परिषद का जो आपका हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि सलाह और सहायता प्रदान करने का कार्य प्रधानमंत्री साहब के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है पॉलिसी मेकिंग का आपका है। तो देखिए जो पॉलिसी मेकिंग अर्थात जो आपकी योजनाओं के संदर्भ में जो है कि जो भी प्लान बनाना होता है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में उसको बनाया जाता है। जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं या आने वाली हैं या पिछली योजनाएं आपकी जो है कि संचालित हो रही हैं तो उसमें जो है कि प्रधानमंत्री साहब का महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके बाद देखिए इसके बाद अगला पॉइंट जो है कि आपका पदेन अध्यक्ष से है। तो देखिए अगर पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं तो बहुत से आपके ऐसे विभाग होते हैं जिसके प्रधानमंत्री साहब पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे कौन कौन से आपके विभाग हो गए, तो आपका देखिए नीति आयोग होता है जिसे हम लोग पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। तो योजना आयोग का नाम बदल करके आपका जो है कि नीति आयोग कर दिया गया है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक्चुअली में ये काम क्या करता है, तो हमारे देश के संदर्भ में जो है कि योजनाओं को बनाने का कार्य करता है। और देखिए अगला आपका होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम लोग जो है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात आपका एनडीसी के नाम से जानते हैं। इसके भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री साहब होते हैं। और एक्चुअली में आपकी एनडीसी करती क्या है, तो जो भी आपकी योजना आयोग के संदर्भ में जो है कि योजनाएं आती हैं उसको अप्रूवल, उसको स्वीकृति प्रदान करने का काम एनडीसी के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रीय जल संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद आपकी होती है इसके भी आपके अध्यक्ष रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से भी आपकी जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आ जाता है। और देखिए इसके बाद बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं ये मंत्री परिषद का गठन करते हैं। मंत्री परिषद को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके गठन करने का कार्य प्रधानमंत्री साहब करते हैं। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, इसका मुखिया कौन होता है, तो इसका मुखिया भी आपका प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ठीक है। क्योंकि गठन कर रहे हैं तो हेड हो गए तो इसके मुखिया हो गए। तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से इसका जो है कि संचालन आपका किया जाता है। और हमारे मंत्री परिषद में जो है कि कौन कौन से आपके जो है कि सदस्य होते हैं, तो अगर इसे बांटना चाहेंगे तो एक्चुअल में आपके 4 हैं, लेकिन इसे मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन से आपके कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं, आपके इसके बाद राज्य मंत्री हो जाते हैं, और इसके बाद आपका इसी से जुड़ा था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। और इसके बाद आपके हो जाएंगे उप मंत्री। अगर मुख्यतः की बात करते हैं तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मुख्यतः 3 प्रकार के आपके मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपके डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। कहीं ना कहीं जो है कि इन तीनों का जो है कि संचालन या इनका हेड का कार्य जो है कि प्रधानमंत्री साहब के द्वारा किया जाता है। और इस मंत्री परिषद के जो भी विभाग होंगे, जो भी डिपार्टमेंट होगा, उसका बंटवारा प्रधानमंत्री साहब के द्वारा किया जाता है। जैसे आपके रक्षा मंत्री की बात है तो रक्षा मंत्री आपके कौन है, राजनाथ सिंह हैं। आपके जो है कि गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री आपके अमित शाह साहब हैं। आपके जो है कि वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला आपके सीतारमण साहब हैं। तो ऐसे जितने भी विभाग है इन विभागों का बंटवारा हमारे प्रधानमंत्री साहब करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद जो है कि दिया जाए। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण पद होता है, और काफी मंत्री जो है कि उम्मीद लगाए रहते हैं कि भाई हमें कोई ना कोई पद
मिल जाए। तो वर्तमान समय में आपकी जो है कि मोदी साहब की सरकार है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो मोदी साहब जो है कि अपनी मंत्री परिषद या अपनी टीम का गठन करते हैं और अपनी टीम के लिए जो विभागों का बंटवारा होता है इनके माध्यम से आपका किया जाता है। और इनकी टीम में किस प्रकार के आपके मंत्री रहते हैं, इसमें आपके कैबिनेट मंत्री रहते हैं, आपके स्टेट मिनिस्टर रहते हैं और आपके डिप्टी मिनिस्टर रहते हैं। वहीं एक शब्द हम लोग को सुनने में आता है कि एक्चुअली में आपका मंत्रिमंडल क्या होता है। अक्सर न्यूज में और कई माध्यम से आप इसे सुने होंगे, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। तो एक्चुअली में देखिए मंत्रिमंडल आपका क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए, काफी महत्वपूर्ण आपका है। तो देखिए अगर बात करते हैं तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, इसके बाद ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए और इसके बाद आपके स्टेट मिनिस्टर हो गए और इसके बाद आपके डिप्टी मिनिस्टर हो गए। कहीं ना कहीं जो है कि मोदी साहब उनकी एक पूरी टीम रहती है जिसे हम लोग मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। और तो देखिए एक मंत्रिमंडल शब्द आता है, तो मंत्रिमंडल में कौन से आप इसमें शामिल होते हैं, तो उसमें देखिए प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री आपके होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री साहब के साथ जो है कि जो आपके जो प्रधानमंत्री साहब के साथ जो आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इन दोनों की बैठक होती है और प्रधानमंत्री साहब की जो भी योजनाएं रहती हैं कैबिनेट मिनिस्टर को बताते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ये जो है कि आगे आपका सर्कुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है कि आपके मंत्रिमंडल की बैठक कहते हैं। तो इसे और आसान भाषा में चार्ट में आप समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए और ये आपके जो है कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो इन्हीं को हम लोग मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। जो भी योजनाएं या प्लान बनता है ये लोग आगे के मिनिस्टर में जो है कि आपके सर्कुलेट कर लेते हैं जिससे पूरी योजनाओं का जो है कि संचालन आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको मंत्रिमंडल भी समझ में आ गया होगा, मंत्री परिषद भी समझ में आ गया होगा, इसका गठन भी आ गया होगा, कितने प्रकार के मिनिस्टर होते हैं ये भी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। वहीं देखिए प्रश्न उठता है कि जो आपकी ये मंत्री होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाने का कार्य जो है कि राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करते हैं तो इनका जो है कि अगर सपोज करिए कि भाई मोदी साहब की आपकी जो है कि सरकार है तो ये अपने टीम में कितने जो है कि मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि जितनी भी वर्तमान समय में आपकी लोकसभा की सीट होती है उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी आपकी लोकसभा की सीट है उसके 15% से ज्यादा जो है कि आप मंत्रिपरिषद को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आपकी जो है कि 545 सीटें हो जाती हैं और इसका 15% आपका कितना आएगा, लगभग 82 या 83 के आसपास आएगा। तो लगभग जो है कि अपने मंत्रिपरिषद में जो है कि इतने सदस्यों को ये जो है कि गठित कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं, मतलब कि इससे जो है संख्या से कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा जो है कि नहीं कर सकते। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि जो भी आपके मंत्रिपरिषद की जो है कि सीट होगी उसका जो है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम आप रख सकते हैं। तो चलिए काफी डीप हो गया, ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद आपका आता है कि सपोज करिए कि जो आपके प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इनका क्रम भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि क्रम से बताइए कि कौन कौन से आपके जो प्रधानमंत्री हुए हैं, तो पहले नंबर पे कौन था, दूसरे पे कौन था, वर्तमान में कौन है। तो इसको मैंने भी जो है कि एक ट्रिक के माध्यम से बताया हूं। तो देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक एक्चुअली में जितने भी आपके प्रधानमंत्री साहब हैं सबके पहले लेटर को आप ले लीजिए। ठीक है, तो वही आपको कहीं ना कहीं आपको याद करने में उससे काफी आसानी हो जाती है। तो देखिए जितने भी प्रधानमंत्री आपके थे उसको मैंने पहला नाम सबका ले लिया, तो यही कहीं ना कहीं ट्रिक हो जाता है और इससे याद भी हो जाता है। तो ऐसे आप रटते रहिए, याद नहीं होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको चाइनीज सा नाम लग रहा होगा, क्या आपका देखिए नाम है तो जलई मोचई रविचंद अदेई आटू माटू नाटू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विचित्र सा लग रहा है, लेकिन इसे आप 8-10 बार बोलेंगे तो बड़े ही आसानी से आपको ये याद हो जाएगा
और जब एक बार याद हो गया तो कभी आपका भूलेगा नहीं। तो देखिए, अगर ज से बात करते हैं तो कौन आपके प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। अगर ल से बात करते हैं तो आपके लाल बहादुर शास्त्री। अगर ई से बात करते हैं तो आपकी इंदिरा गांधी साहब थी। वहीं मू से बात करते हैं तो आपके मोरारजी देसाई साहब थे। वहीं आपके जो है कि च से बात करते हैं तो आपके चौधरी चरण सिंह थे। वहीं ई से बात करते हैं तो आपकी इंदिरा गांधी साहब थी। वहीं अगर र से बात करते हैं तो राजीव गांधी साहब थे। वहीं वी से बात करते हैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात आपके वीपी सिंह साहब। वहीं आपके जो है कि च से बात करते हैं तो च से आपके चंद्रशेखर साहब हो जाएंगे। और न से आपका कौन हो जाएगा? तो न से आपके नरसिम्हा राव साहब हो जाएंगे। और देखिए अ से कहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, द से देवगौड़ा, ई से इंद्र कुमार गुजराल। और उसके बाद देखिए R2 मतलब कि ए 2 बार आया हुआ है तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने थे लगातार। इसके बाद मोटू मतलब मनमोहन सिंह 2 बार बने थे। और नाटू मतलब कि आपके नरेंद्र मोदी साहब 2 बार इनका कार्यकाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। याद तो करना ही है, इनसे क्रम भी आपसे पूछता है तो कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो जितने भी ट्रिक बनते हैं सबके पहले लेटर को लेकर के जनरली बना दिए जाते हैं, हर कोई ऐसा ही करता है। और उसके बाद देखिए बीच में मैंने एक एरो लगाया हुआ हूँ कि भाई ज और जो आपके मतलब जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक आपकी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे जिसे हम लोग कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, जो कि आपके गुलजारी लाल नंदा साहब थे। और ये क्यों बने थे? तो देखिए जब जवाहरलाल नेहरू साहब की जब डेथ हो जाती है तब जो है कि उसके बाद आपके गुलजारी लाल नंदा साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उसके बाद वहीं आपके जब लाल बहादुर शास्त्री की भी जब डेथ हो जाती है ताशकंद में, तो उसके बाद भी हमने जो है कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट जो है कि आपको याद होने चाहिए, उससे काफी क्वेश्चन भी बन करके आए हुए हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं तो कुछ अनुच्छेद आपका है। आपका आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। वहीं आर्टिकल जो है कि 75 में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा करेंगे। वहीं आपका आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री साहब का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति साहब को सलाह और सहायता प्रदान करते रहे या जो भी जानकारी जो है कि उस संदर्भ में उसे राष्ट्रपति साहब को प्रदान करें। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो है कि अगर अच्छे समझ में आ गए होंगे, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अधिक जो है कि अच्छी वीडियो लेकर के आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।